Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 21 of Biochemistry and Genetics 2. Today we'll be discussing what is test cross, back cross, Mendelian traits in humans, albinism and pedigree analysis. This is the review of the previous lectures. हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो हम इस लेक्चर में दोबारा रिवाइज करेंगे कि टेस्ट क्रॉस किस चीज़ को कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास फिनोटिपिकली दो प्लांट्स अगर आपको टॉल नज़र आ रहे हैं तो इनमें से होमोजाइगस टॉल कौन है, मतलब इसके दोनों अलील्स पे टॉल ट्रेट हो, और इनमें से हेट्रोजाइगस टॉल कौन सा है, मतलब उसके एक अलील पे टॉल हो और दूसरे अलील पे शॉर्ट का ट्रेट हो। तो एक होमोजाइगस ट्रेट के फिनोटाइप को एक हेट्रोजाइगस ट्रेट के फिनोटाइप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो टेस्ट क्रॉस की बेस पे करते हैं। Test cross is how to tell the difference between homozygous and heterozygous individuals that have dominant phenotypes, such as the tall trait. Test crosses are used to test an individual's genotype by crossing it with an individual of a known genotype. Individuals that show the recessive phenotype are known to have a homozygous recessive genotype. तो जो आपको प्लांट्स जैसे हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट जो ट्रेट होता है बेसिकली दैट्स अ रिसेसिव ट्रेट। एक प्लांट के दोनों अलील्स पे अगर शॉर्ट ट्रेट होगा तब जाके वो शॉर्ट उसकी फिनोटाइप होगी, वरना अगर उसके एक अलील पे भी टॉल की अगर फिनोटाइप आ गई तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट एक जेनेटिक इनहेरिटेंस होगी और उसका जो टॉल ट्रेट होगा वो शॉर्ट वाले अलील ट्रेट के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, जैसे हमने डोमिनेंस के बारे में पढ़ा है पिछले लेक्चर में भी। इसलिए अगर एक प्लांट शॉर्ट है तो मतलब उसके दोनों अलील्स पे शॉर्ट का ट्रेट आया, उसके किसी एक अलील पे भी टॉल वाला ट्रेट आ जाता तो वो टॉल होता। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि अगर आपके पास दो टॉल प्लांट्स हैं तो इनमें से होमोजाइगस टॉल कौन है और इनमें से हेट्रोजाइगस टॉल कौन सा है। Individuals that show dominant phenotype, however, they can be homozygous dominant or heterozygous dominant. The purpose of a test cross is to determine this individual is a homozygous dominant or a heterozygous dominant. If all the offsprings from the test cross display the dominant phenotype, the individual in question is a homozygous dominant. तो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में टेस्ट क्रॉस का तरीका पढ़ा था, तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। एक अननोन जीनोटाइप के इंडिविजुअल को हम एक नोन जीनोटाइप के इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करते हैं, और वो कौन सा करते हैं हम, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो हमारे पास जब एक अननोन जीनोटाइप का एक टॉल प्लांट था तो उसको हम क्रॉस करवाते थे एक शॉर्ट प्लांट के साथ जो कि होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट का होता था। तो उनके क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनते थे अगर वो सारे ही टॉल बने, अगर एक अननोन जीनोटाइप का टॉल प्लांट है और एक नॉन जीनोटाइप का होमोजाइगस रिसेसिव शॉर्ट प्लांट है और उनका आपने क्रॉस करवाया और उनके नतीजे में अगर सारे ही ऑफस्प्रिंग्स जो प्लांट्स थे वो टॉल हुए, तो दैट मीन्स जो कि अननोन जीनोटाइप का हमारे पास टॉल प्लांट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो वो बात यहाँ पे ये कह रहा है कि इस क्रॉस के नतीजे में अगर सारे इंडिविजुअल्स आपके होमोजाइगस जिसे कहते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप के बनते हैं तो दैट मीन्स कि जो अननोन जीनोटाइप का टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। If half the offsprings display dominant phenotype and half display recessive phenotype, then the individual is heterozygous. तो अगर एक अननोन जीनोटाइप के टॉल प्लांट को आपने रिसेसिव होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया और उसके नतीजे में अगर हाफ ऑफ स्प्रिंग्स टॉल हुए और हाफ ऑफ स्प्रिंग्स शॉर्ट पैदा हुए, तो उसका मतलब है कि जो अननोन जीनोटाइप का टॉल प्लांट था वो हेट्रोजाइगस टॉल था। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने जो आपको अब जैसे हमने टॉल और शॉर्ट प्लांट की एग्जांपल दी, यहाँ पे ग्रे कलर के माइस और वाइट कलर के माइस के बारे में बताया गया। तो ग्रे जो सा होता है वो डोमिनेटिंग फीचर होता है और जो वाइट होता है वो रिसेसिव फीचर होता है। सबसे पहले ये जहन में रखें जब आपने इस एग्जाम्पल को समझना है। ठीक है, तो ट्रेड्स कौन से आपके पास, या तो माउस ग्रे कलर का हो सकता है या वो वाइट कलर का हो सकता है। और अलील्स कौन सी हैं ग्रे की, कैपिटल जी ग्रे का है, स्मॉल जी वाइट का है। तो जीनोटाइप कौन सा होगा तो कैसा फिनोटाइप बनेगा। अगर दोनों अलील्स पे कैपिटल जी है तो इसका मतलब है कि वो माउस ग्रे कलर का है। अगर एक अलील पे कैपिटल जी है और एक अलील पे स्मॉल जी है तो
जो डोमिनेटिंग ट्रेट है, जो डोमिनेटिंग अलील है वो रिसेसिव अलील के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, तब भी जो माउस का कलर है वो ग्रे होगा। लेकिन उस माउस में जिसका कैपिटल जी स्मॉल जी का हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है उसमें ग्रे कलर का वो नज़र आएगा। लेकिन अगर दोनों ही अलील स्मॉल जी के हैं तो वो माउस फिर वाइट कलर का होगा। ग्रे माइस could have one of the two different genotypes, capital G which is a homozygous, or capital G small g which is a heterozygous. If they are crossed with a white mouse which is a homozygous recessive, these genotypes will give two different results. मतलब हम इनका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे कि आपके पास एक ग्रे माउस है, उसका आपने क्रॉस करवाया वाइट माउस के साथ, आपको नहीं पता कि जो वो ग्रे माउस था उसका जो जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था, मतलब कैपिटल जी की जीन थी या कैपिटल जी स्मॉल जी की जीन थी। तो एक अननोन जीनोटाइप के ग्रे माउस को हमने एक वाइट माउस जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करवाया, तो दो मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि होमोजाइगस ग्रे है, ये हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर वो होमोजाइगस ग्रे हुआ तो वो कैपिटल जी उसका ट्रेट होगा, और वाइट के साथ करवाएंगे उसको क्रॉस विच इज़ द स्मॉल जी की ट्रेट का माउस होगा। तो हमने नीचे पन्नेट स्क्वायर बनाया, ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर हमने वाइट जीनोटाइप मेंशन की, उसके गैमीट्स मेंशन किए स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, और जो राइट साइड लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने रो के अंदर कैपिटल जी होमोजाइगस ग्रे माउस का मेंशन किए गैमीट्स, और पन्नेट स्क्वायर बनाया, और उसके नतीजे में जो सारे ऑफस्प्रिंग्स बने वो कैपिटल जी स्मॉल जी जीनोटाइप के थे, लेकिन उन सब का कलर क्या था? ग्रे, बिकॉज इट वाज अ कैपिटल जी स्मॉल जी। जो ग्रे अलील का ट्रेट था उसने वाइट अलील के ऊपर डोमिनेट कर लिया। तो बेसिकली एक अननोन जीनोटाइप के ग्रे माउस को अगर हम एक वाइट माउस जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करवाएंगे, और उस नतीजे में जो अगर सारे ही ऑफस्प्रिंग्स ग्रे पैदा हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रे माउस था विच वॉज द पेरेंट वो होमोजाइगस ग्रे था। ठीक है, हो गया, बिकॉज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न आर ग्रे इन कलर। लेकिन अगर आपके पास जो माउस हो वो ग्रे कलर का, उसका कैपिटल जी स्मॉल जी का जीनोटाइप हो, और उसको हम क्रॉस करवाएं एक वाइट माउस के साथ जिसके स्मॉल जी के उसका जीनोटाइप हो, और उसके नतीजे में जब हम बनाएंगे यहाँ पे पन्नेट स्क्वायर, तो ऊपर हमने मेंशन की वाइट माउस के गैमीट स्मॉल जी, और लेफ़्ट साइड पे रो में हमने मेंशन किया कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और इसके नतीजे में 50% जो ऑफस्प्रिंग्स थे यानी आधे ऑफस्प्रिंग्स ग्रे कलर के पैदा हुए और आधे वाइट कलर के पैदा हुए। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्रॉस के नतीजे में जो अननोन जीनोटाइप का ग्रे माउस था उसको जो हमने क्रॉस करवाया एक वाइट माउस के साथ जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था, और उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए अगर वो आधे ग्रे हैं और आधे वाइट हैं, दैट मीन्स द अननोन जीनोटाइप ग्रे माउस वॉज हेट्रोजाइगस ग्रे। Significance of the test cross. Test cross can be used to determine the genotype of F1 plant. तो मतलब F1 प्लांट कौन सा है कि हेट्रोजाइगस ग्रे। अगर हमने एक F1 बनाया प्लांट या इंडिविजुअल, तो F1 जनरेशन को हमें पता चल जाता है कि उसका क्या जीनोटाइप है। The test cross can also be used to support the idea that the reappearance of the recessive character in F2 generation is due to the heterozygous condition of F1. तो अगर हम समझें इसके अंदर कि जो हेट्रोजाइगस ग्रे कलर का आपके पास एक माउस बना, यहाँ पे तो चलो प्लांट की एग्जांपल दी है ना, मैं माउस की आपको एग्जांपल दूंगी बिकॉज हमने यहाँ पे माउस की एग्जांपल पढ़ी है। तो हमारे पास इस ये जो स्लाइड है इस पे देखें कि जो आपके पास जो हेट्रोजाइगस ग्रे माउस है वो एक F1 जनरेशन है जो कि दो होमोजाइगस पेरेंट्स के क्रॉस से बने, मतलब कैपिटल जी के माउस को आपने स्मॉल जी वाइट माउस के साथ क्रॉस करवाया और उसके नतीजे में आपको कैपिटल जी स्मॉल जी का हेट्रोजाइगस ग्रे माउस बनाया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बनाना सीखा था कि F1 जनरेशन कैसे बनती है। तो F1 जनरेशन तो होती ही हेट्रोजाइगस है जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे। तो जब हेट्रोजाइगस हमने बना दिया F1 इंडिविजुअल, अब उस F1 इंडिविजुअल का अब हम पता लगाना चाहते हैं कि जीनोटाइप क्या है, उसको हम फिर क्रॉस करवा देते हैं एक होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड के इंडिविजुअल के साथ जो इस केस में वाइट माउस है। तो हमें क्या पता चला, उससे हमें एक तो बात ये पता चली कि F1 का इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, कैसे कि उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं टेस्ट क्रॉस में वो आधे ग्रे हैं और आधे वाइट हैं।
और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जो F2 जनरेशन में रीअपेरेंस हो रही है, मतलब इसी स्लाइड के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आधे वाइट हैं, तो मतलब कि दोबारा से रिसेसिव करेक्टर के फिनोटाइप के साथ ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए। तो दैट मीन्स that test cross can be used to support the idea that the reappearance of the recessive character in F2 generation, which in this case are the offsprings। इस स्लाइड में जो ऑफस्प्रिंग की हेडिंग दी है उसके साथ जो मेंशन है ना ग्रे 50% वाइट 50%, ये F2 जनरेशन है। तो ये कह रहा है कि रीअपेयर हुआ रिसेसिव कैरेक्टर जो कि वाइट कलर था इन द F2 जनरेशन, और वो किस वजह से था, वो इस वजह से था कि आपका जो पेरेंट था वो हेट्रोजाइगस ग्रे है। अगर आपका पेरेंट होमोजाइगस ग्रे होता तो ऑफस्प्रिंग्स में कभी भी वाइट कलर ना आता, लेकिन चूंकि अगर आपका पेरेंट ही हेट्रोजाइगस ग्रे है, दैट इज़ वाई आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं F2 जनरेशन है उनमें वाइट कलर का फिनोटाइप दोबारा वापस आ गया। तो इस बात टेस्ट क्रॉस की ये सिग्निफिकेंस होती है। अब एक चीज़ होती है बैक क्रॉस। इफ़ एन F1 इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल ऑफ F2 और F3 generations is crossed with any one of the parents, it is called back cross। सिंपल ज़ुबान में किसी भी जनरेशन के प्लांट को अगर उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी F1 जनरेशन का है हमारे पास मौजूद, F2 जनरेशन है या हमारे पास F3 जनरेशन है, इनमें से किसी भी जनरेशन में अगर आप किसी भी ऑफस्प्रिंग को उसके पेरेंट के साथ करवा दें क्रॉस, then this is known as a back cross। In back cross, F1 hybrid is crossed back with any one of the parent, either dominant or recessive। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनती है दो ट्रू ब्रीड्स के क्रॉसिंग की वजह से, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल होमोजाइगस स्टॉल है कैपिटल टी पेरेंट, उसको हमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड के पेरेंट्स के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास हेट्रोजाइगस स्टॉल पैदा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन बनती है और ये मोनोहाइब्रिड होती है। और इस F1 जनरेशन को अगर आप किसी भी एक पेरेंट से दोबारा से क्रॉस करवा दो, मतलब पेरेंट क्या था उसका कैपिटल टी या स्मॉल टी के जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे, तो अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी वाले F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को उसके एक पेरेंट के साथ ही करवा दो क्रॉस, तो that is known as a back cross। Back crosses are used to increase useful traits in a population। For example, certain crop plants hybrids are back crossed with wild species to obtain its useful traits such as disease resistance, जो कि अभी एक डायग्राम आएगी तो उसमें आपको बेहतर समझ आएगा। However, this process may dilute the other useful traits of the hybrid as well। In order to overcome this disadvantage, hybrids are back crossed repeatedly with its parent plants over few generations to receive their good traits back into the new hybrids। तो क्या किया जाता है कि जो आपके बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए कि जो आपके हाइब्रिड बनते हैं उनको बार बार पेरेंट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाता है ताकि उनके गुड ट्रेट्स न्यू हाइब्रिड्स में आ सकें। अब उसकी आपको यह डायग्राम में अच्छी समझ आएगी। अभी डायग्राम आती है, बैक क्रॉस इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द ट्रेट इन अ वैरायटी। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके पास, हमारे पास पेरेंट्स हैं दो, ठीक हो गया, कैपिटल आर का पेरेंट है, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। तो अभी हमने जो क्रॉसेस की टाइप्स पढ़ी थी ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, उसी को जेन में रखें अभी आप, उसी की तरह चलना है हमने। तो कैपिटल आर का हमारे पास पेरेंट है एक, और दूसरा पेरेंट है स्मॉल आर का पेरेंट, ठीक हो गया। अब ये है कि इन दोनों को जब हमने क्रॉस करवाया तो उसके नतीजे में जो F1 प्रोजनी है दे आर ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेसिकली आर शो क्या कर रहा है, आर शो कर रहा है रेजिस्टेंस किस चीज़ के ख़िलाफ़, क्रॉप की रेजिस्टेंस। क्रॉप्स की रेजिस्टेंस के मतलब वो कितना अच्छा रेजिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बात की है डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज़ अगेंस्ट डिजीज़, पैथोलॉजिकल डिजीज़ जो क्रॉप्स में होती हैं, जो उनमें कपास में बीमारी लग जाती है। तो बेसिकली जो आर जो यहाँ पे शो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डिजीज़ रेजिस्टेंस की जीन है। कैपिटल आर इज़ द होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर दिस जीन, मतलब कि ये प्लांट जो सा है ये होमोजाइगस है फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। जबकि दूसरा जो प्लांट है स्मॉल आर का, दिस इज़ ससेप्टेबल टू डिजीज़, मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस की जीन है ही नहीं। तो हमने जब इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवाया आपस में
तो हमारे पास जो F1 की प्रोजेनी है, जो F1 की जनरेशन बनी थी, वो सारी ही कैपिटल R और स्मॉल r की थी। मतलब उसके अंदर एक जो था अलील वो कैपिटल R का आ गया, तो वो बेसिकली डोमिनेटिंग अलील था। तो मतलब सारे ही जो ऑफस्प्रिंग बने इस नतीजे में, उनके अंदर रेजिस्टेंस की जीन आई और सारे प्लांट्स रेजिस्टेंट बने। अब हमने क्या किया कि इस कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस करवाया उसी के पेरेंट के साथ दोबारा, और वो कौन सा पेरेंट था? जो कि ससेप्टेबल वैरायटी के था, स्मॉल r, मतलब उसमें रेजिस्टेंस की जीन है ही नहीं। हमने क्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी को उसी के पेरेंट के साथ जिसमें ससेप्टेबल है। तो उस जब हमने कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस करवाया स्मॉल r के साथ, तो दोबारा से जो हमारे पास बैक क्रॉस की जो पहली जनरेशन बनी वो कौन सी बनी? एक हमारे पास यू बनी, आधे हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो कैपिटल R स्मॉल r के बने, और आधे हमारे पास स्मॉल r के बने। मतलब 1:1 रेशो बना हमारे पास, या पन्नट स्क्वायर के साथ करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर कैपिटल R स्मॉल r को दोबारा से सिलेक्ट किया और उसको दोबारा से फिर हमने पेरेंट स्मॉल r के साथ क्रॉस करवा दिया, और फिर हमारे पास जो बैक क्रॉस की सेकंड जो प्रोजेनी बनी वो फिर उसी रेशो में बनी कि 1:1 रेशो, कैपिटल R स्मॉल r 1 रेशो टू 1 रेशो ऑफ स्मॉल r। मतलब कि सादा ज़ुबान में आधे कैपिटल R स्मॉल r के ऑफस्प्रिंग बने और आधे स्मॉल r के बने। तो हम बेसिकली बैक क्रॉसिंग में कर क्या रहे हैं? हम बैक क्रॉसिंग में ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं बैक क्रॉसिंग की वजह से, उनको हम दोबारा से पेरेंट जो हमारे पास था ससेप्टेबल उसके साथ क्रॉस करवा के मज़ीद रेजिस्टेंट ट्रेट वाले ऑफस्प्रिंग्स बनाते जा रहे हैं। ठीक हो गया, ताकि हमारे पास जितने भी ससेप्टेबल वैरायटी के पेरेंट्स थे उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उनके अंदर रेजिस्टेंट ट्रेट आ जाए। तो बेसिकली उस ये करने का नतीजा होता है कि बैक क्रॉसिंग में हम यूज़फुल ट्रेड्स को बार बार प्रोजनी में लेके आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास प्रोजनी बन रही है, BC1 प्रोजनी, BC2, BC मीन्स बैक क्रॉसिंग, BC3 प्रोजनी एंड BC4 प्रोजनी, उन सब के अंदर एक रेशो कैपिटल R स्मॉल r की ज़रूर बन रही है। तो दैट मीन्स कि आधे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रेजिस्टेंट टू डिजीज़ पैदा हो रहे हैं, और उसकी वजह क्या है कि हमने जो हमारे पास कैपिटल R स्मॉल r के जो ऑफस्प्रिंग बनते जा रहे हैं उनको हम बार बार जो पेरेंट है स्मॉल r ससेप्टेबल जो है उसका क्रॉस करवा करवा के आधे ऑफस्प्रिंग्स रेजिस्टेंट टू डिजीज़ वाले पैदा करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। वीट वैरायटी ऑब्टेन्ड बाय बैक क्रॉसिंग, रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड ससेप्टेबल टू रस्ट। तो बेसिकली हमने बैक क्रॉसिंग से मेथड को कर करके रेजिस्टेंट टू रस्ट वाले वीट वैरायटी पैदा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया कि हमने एक ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट लिया कैपिटल R वाला जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, और एक होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल r लिया जो कि बिल्कुल ससेप्टेबल है और उसमें कोई रेजिस्टेंस की जीन नहीं है। इसको हमने क्रॉस करवाया, F1 प्रोजनी बनाई जो कि सारी ही कैपिटल R स्मॉल r की थी। उसको हमने फिर क्रॉस करवाया स्मॉल r वाले ससेप्टेबल पेरेंट के साथ, और उनके क्रॉस के नतीजे में हमारे पास आधे कैपिटल R स्मॉल r की प्रोजनी बनी BC1 प्रोजनी, और आधे हमारे पास स्मॉल r की बनी 1:1 रेशो। फिर हमने कैपिटल R स्मॉल r को सिलेक्ट किया क्रॉसिंग के लिए, और फिर उसको क्रॉस करवाया ससेप्टेबल पेरेंट के साथ जो कि स्मॉल r का था। फिर उसके नतीजे में BC2 प्रोजनी बनी जो कि आधी कैपिटल R स्मॉल r थी और आधी स्मॉल r थी। फिर हमने उसको सिलेक्ट किया और फिर ससेप्टेबल पेरेंट के साथ करते करते हम लोग आधे ऑफस्प्रिंग्स रेजिस्टेंट वाले पैदा करते गए। नाउ मेंडेलियन ट्रेट्स इन ह्यूमंस, albinism and pedigree analysis. What is a pedigree? Pedigree shows a pattern of inheritance in a family for a specific trait phenotype. Genotypes can usually be determined. तो बेसिकली एक फैमिली के अंदर हम जिसे कहते हैं कि फैमिली ट्री बनाना, कि फैमिली ट्री बनाई जाती है और ये शो किया जाता है फैमिली ट्री बनाने से कि क्या पैटर्न है इनहेरिटेंस का फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, फिनोटाइप किस तरह आएगी आपके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके दोनों पेरेंट्स टॉल हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी टॉल हैं, तो हम लोग अगर वो पेडिग्री बनाएंगे तो सारे ऑफस्प्रिंग्स भी टॉल करेक्टर आएगा। लेकिन अगर मदर टॉल है और फादर शॉर्ट हैं तो उसके नतीजे में कैसे हमारे पास पेडिग्री बनेगी वो भी हम इससे बना सकते हैं। What is the goals of pedigree analysis? Determine the mode of inheritance, dominant, recessive, partial dominance, sex linked,
ऑटोसोमल एंड मैटरनल इफेक्ट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये बेसिकली सारी मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जिसमें आप इस लेक्चर में 3 किस्में पढ़ोगे, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, कि जैसे कि जो प्लांट्स थे हमारे पास, पी प्लांट जो मटर का प्लांट था जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें जो प्लांट टॉल होता है वो शॉर्ट पे डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है टॉल, ठीक है। सिमिलरली जो येलो सीड कलर होता है वो ग्रीन सीड कलर पे डोमिनेंट होगा, राउंड शेप ऑफ द सीड इज़ डोमिनेंट ओवर द रिंकल शेप। सिमिलरली बेसिकली तो हम इससे क्या कह रहे हैं कि एक तो डोमिनेंट रिसेसिव की तो इनहेरिटेंस होती है, दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स और वाई के ऊपर, कि अगर एक्स जीन पे, एक्स वाले क्रोमोसोम पे कोई इशू हो या वाई वाले पे इशू हो तब कैसे इनहेरिटेंस होगी, वो हम फर्दर लेक्चर में इसमें ही पढ़ेंगे। एंड सेकेंड गोल इज़ टू डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इफेक्टिव ऑफस्प्रिंग फॉर अ गिवन क्रॉस, कि अगर आपने 2 पेरेंट्स लिए, पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, और एक के अंदर कोई अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड ट्रेट आ रहा है, तो उनके बच्चों में कितने % चांसेस हैं कि एक अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाए। तो ये हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगवा सकते हैं। बेसिक सिंबल्स ये हैं जो आपने याद रखने हैं। जो स्क्वायर होता है वो मेल को शो करता है, शेडेड स्क्वायर अफेक्टेड मेल को शो करता है, मतलब इसमें डिजीज़ आ गई है या इसमें वो ट्रेट या फिनोटाइप आ गया। सर्कल फीमेल को शो करता है, शेडेड सर्कल अफेक्टेड फीमेल को शो करता है। डायमंड अननोन सेक्स को शो करता है, और सर्कल विद अ क्रॉस डेड को शो करता है, और इससे हम फिर पेडिग्री स्केच से बना सकते हैं। तो सिंबल आपको पहले मैंने बता दिया, ठीक है, कि अगर स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है, शेडेड स्क्वायर है तो अफेक्टेड मेल है, शेडेड सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल है। अगर आधा शेडेड है दोनों स्क्वायर या सर्कल, दैट मीन्स दे आर कैरियर्स, दैट दे आर कैरिंग द डिजीज़ बट दे आर नॉट शोइंग इट देमसेल्व्स। ये हम सेक्स लिंक के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह इस तरह होता है, कैरियर्स कैसे बनते हैं। रिलेशनशिप बेसिकली अगर एक स्क्वायर और एक सर्कल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, दैट मीन्स दे इंडिकेट्स मैरिज, एंड अ ब्रैकेट विच कम्स फ्रॉम दिस लाइन शोज चिल्ड्रन। तो बेसिकली इस लाइन के बाद जो 2 सर्कल्स और एक स्क्वायर बन रहे हैं, तो बेसिकली मदर और फादर के 2 डॉटर्स हैं और एक सन है। ये मोर सिंबल्स है जिसमें अगर एक सिंगल लाइन है मेल में और फीमेल में, विच इज़ द स्क्वायर एंड द सर्कल, तो दैट मीन्स मेटिंग और मैरिज। अगर डबल लाइंस है दैट मीन्स द कंसेंजुअस मेटिंग, मीनिंग कंसेंजुअस से मुराद होता है कज़न मैरिज, कंसेंजुअस मैरिजेस इनको कहते हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कज़न मैरिजेस में हैव अ वेरी बिग probability of offsprings that are वेरी मच अफेक्टेड। डिजीज़ बहुत ज़्यादा उन फैमिलीज़ में रन करती हैं जो कि कज़न मैरिजेस में होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं ना, वो अगर मदर की साइड से आ जाए या फादर की साइड से आ जाए और वो दोनों एक ही फैमिली से हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स भी सारे अफेक्टेड पैदा होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक फैमिली में एक डिज़ीज़ रन कर रही है और आप किसी फैमिली से बाहर बंदे से शादी करते हो, तो हो सकता है उनके अंदर वो अफेक्टेड ट्रेट हो ही ना, तो वो उनका अनअफेक्टेड जो होगा ट्रेट या जो भी होगा, तो वो आपके अफेक्टेड के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा अगर आप में रिसेसिव इशू आ रहे हैं। और फैमिलीज़ में चूँकि रिसेसिव चीज़ें रन कर रही होती हैं, रिसेसिव जीन्स रन कर रहे होते हैं, तो अगर फैमिली के अंदर ही आप शादी कर लेते हो, बेशक आप खुद भी अफेक्टेड नहीं हो, आप एक कैरियर हो, और आप एक कैरियर इंडिविजुअल आपकी फैमिली के, उससे आप शादी कर लो, तो जो बच्चे होते हैं वो सारे ही रिसेसिव ट्रेट्स के पैदा हो जाते हैं और वो अफेक्टेड होते हैं। स्टडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स, यू कैन नॉट मेक ह्यूमन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ब्रीड टुगेदर। तो ये एक एथिकल इशू है, हम ह्यूमंस को आपस में मेड करा के नहीं चेक कर सकते कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, बिकॉज देयर इज़ अ लाइन ऑफ एथिक्स इन इट। द ओनली फॉर्म ऑफ दैट the only form of sexual connection in Islam is allowed in the form of relationship of a husband and a wife. So you cannot just make up आप बना सकते ह्यूमन क्लोन्स बना लो या उस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो पेडिग्री एनालिसिस इस चीज़ में हेल्प करता है कि आप डायग्राम बना के मोड ऑफ इनहेरिटेंस देख सकते हो कि किस तरह कौन सी चीज़ इनहेरिट होगी। पेडिग्री चार्ट्स ऑफर एन एथिकल वे ऑफ स्टडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स. A genetic counselor will use
Pedigree chart should to help determine the distribution of a disease in an affected family. Organizing the pedigree chart, generations are identified by Roman numerals. तो नंबर 1 बेसिकली शो करते हैं कि जो मेल और फीमेल हैं, बेसिकली आप इसमें कंसिडर कर सकते हो द पेरेंट्स. उनके बाद क्या होगा, उनकी जो जनरेशन आएगी, नंबर 2 की जो जनरेशन है, बेसिकली ये 1 ऊपर नीचे लिखे हैं, ये इकट्ठे लिखने होने चाहिए थे. तो बेसिकली सेकंड के अंदर, उनके सेकंड के अंदर जो तीन मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं, जिनमें से एक फ़ीमेल अफेक्टेड पैदा हुई है. ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन बनती है और फिर फोर्थ जनरेशन बनती है. इस तरह आप जनरेशन्स को रोमन न्यूमरल से आइडेंटिफाई करते हो. ये एक ऑर्गेनाइजिंग का तरीका है. दूसरा, इंडिविजुअल्स इन ईच जनरेशन आर आइडेंटिफाइड बाय अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट. तो जो भी इंडिविजुअल जो हर जनरेशन में आ रहे हैं, उनको आप अरेबिक न्यूमरल से बनाते हो. इनमें वो भी इंक्लूड होंगे जिनके साथ ऑफस्प्रिंग्स मेट कर रहे हैं. जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें कि जो सेकंड जनरेशन है, उसमें एक फ़ीमेल की एक मेल के साथ मैरिज लाइन शो की है, और एक मेल जो चाइल्ड है उसकी एक डिफरेंट फीमेल के साथ मैरिज लाइन शो की है. तो अगर हमने बताना है इनमें से कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, तो मैं ये कहूँगी कि सेकंड जनरेशन में जो थर्ड इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है. सो देयरफॉर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन दिस पेडिग्री चार्ट आर 2, 3. मतलब सेकंड जनरेशन की जो थर्ड फीमेल आपको नज़र आ रही है विच इज़ अफेक्टेड, वो शेडेड ब्लैक एरिया में है. एंड उसके अलावा है फोर्थ में थर्ड वन, मतलब फोर्थ में जो मेल है वो एक अफेक्टेड है, और फोर्थ में सेकंड भी होगा बिकॉज फीमेल भी अफेक्टेड है. तो ये देख लें आप, डोमिनेंट पेडिग्री जनरेशन 1, फिर अब बताया जनरेशन 2, और फिर दिखाया जनरेशन 3. तो उसके अंदर जो 1 और 2 हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो दिखाया गया है डोमिनेंस का तरीका, वो किस तरह दिखाया गया है. तो डोमिनेंट पेडिग्री कौन सी वाली है आपके पास, जो शेडेड जो आपको नज़र आ रहा है ना मेल, उसके अंदर जो ग्रीन कलर का शेडेड बॉक्स है वो डोमिनेंट पेडिग्री शो कर रहा है. मतलब इसके अंदर कोई डोमिनेटिंग ट्रेट आ रहा है. उनकी मैरिज हुई एक फ़ीमेल के साथ, सर्कल दिखाया गया. उनके जो बच्चे पैदा हुए वो 2 जो उनसे थे, एक स्क्वायर मेल और एक सर्कल फीमेल, जो शेडेड थे उनमें डोमिनेंट ट्रेट आ गया और एक फ़ीमेल में डोमिनेंट ट्रेट नहीं आया. फिर एक जो मेल है उसने एक फ़ीमेल के साथ शादी की, और उनके नतीजे में सेकंड जनरेशन में हमारे पास 2 मेल्स हैं और एक फ़ीमेल है. बेसिकली जो एक मेल है उसकी एक फ़ीमेल के साथ मैरिज हो रही है. तो बेसिकली आप ये खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हो. ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है. मैं जब आपको भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव बताऊंगी तब आपको बेहतर समझ आएगी कि पेडिग्री चार्ट्स ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर और सर्कल से बताया, तो उसमें आप सपोजिटली ये बातें कह रहे हो. तो आप देख रहे हो कि 1 और 2 शो कर रहा है कि मेल और फीमेल हमारे पास स्क्वायर में मेल है और सर्कल में फ़ीमेल है जनरेशन 1 में, जिसमें शेडेड जो बॉक्स वाला जो मेल है वो अफेक्टेड है, उसमें कोई डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है. इनके नतीजे में हमारे पास 3 ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं. ठीक हो गया. नंबर 1 पे एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि अनअफेक्टेड मेल है. फिर थर्ड पे एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि अफेक्टेड मेल है. एंड फोर्थ पे एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि क्या है, इट इज़ अ अफेक्टेड फीमेल. थर्ड ने एक किसी और सेकंड फीमेल के साथ मैरिज की और जनरेशन 3 में एक फ़ीमेल दोबारा से पैदा हुई जो कि अफेक्टेड थी. और फोर्थ जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग था विच इज़ द अफेक्टेड फीमेल, उसने एक अनअफेक्टेड मेल के साथ मैरिज की और उसके नतीजे में हमारे पास 2 फीमेल्स पैदा हुई जो कि अफेक्टेड थी. सो की में हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, अफेक्टेड मेल्स और अफेक्टेड फीमेल्स शेडेड स्क्वायर और सर्कल्स वाले, और अनअफेक्टेड अनशेडेड या खाली जिसे कहते हैं स्क्वायर और सर्कल वाले हैं. तो यहाँ पे आपको बस एक तरीका बताया है कि पेडिग्री चार्ट को ड्रॉ कैसे करना होता है, लेकिन इससे आपको ये तो नहीं पता चल रहा कि मेल में एक चीज़ आ रही है फिर एक फ़ीमेल में चीज़ आ रही है. आपने इस चीज़ में नहीं पढ़ना. ठीक हो गया. वो मैं अब आपको तरीका बताऊंगी जब हम एक्स लिंक्ड डिजीज़ पे पढ़ेंगे. यहाँ पे हद तक ये आप याद रखें कि जो स्क्वायर्स सर्कल्स होते हैं वो जेंडर्स को शो करते हैं, ब्रैकेट्स जो उनसी होती हैं वो ऑफस्प्रिंग को शो करती हैं, और न्यूमरल्स जो उनसे होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये शो करते हैं कि कितने जिसे कहते हैं ना
जनरेशन के अंदर इंडिविजुअल्स को नंबर ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसमें वो भी इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं जो ऑफस्प्रिंग के साथ मेट कर रहे होते हैं। अभी आपको ये दिखाया यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस कैसे होगी। तो पहले जब आप ए चार्ट बनाओगे ना, फिर बी चार्ट बनता है। तो ए के अंदर आपको एक नज़र आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आप सबसे नीचे देखें, लेफ़्ट साइड में जो सबसे नीचे छोटी छोटी बातें लिखी हैं वो आपने सबसे पहले देखनी है। जो कैपिटल एच की जो जीन है, इट इज़ फॉर हंटिंगटन स्कोरिया। हंटिंगटन स्कोरिया एक डिजीज़ होती है, ठीक हो गया, इतना याद रखें। और स्मॉल एच एक नॉर्मल एलील है। तो कैपिटल जो एच है ना, अगर वो आ गया तो दैट मीन्स कि वो ऑफस्प्रिंग में डोमिनेट कर जाएगा और ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज़ आएगी, ठीक है। अगर स्मॉल एच है तो दैट मीन्स इट्स नॉर्मल। कैपिटल एच और स्मॉल एच का अगर ऑफस्प्रिंग पैदा हो गया तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और नॉन अफेक्टेड इंडिविजुअल वो है जिसमें स्मॉल एच और स्मॉल एच का जीनोटाइप है। अब आप देख रहे हो कि ऊपर जो मेल है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। वो कैसे? वो इस तरह कि उसके जो जीन हैं उन पे एक अलील कैपिटल एच की है और एक अलील स्मॉल एच की है। और अगर कैपिटल एच आ गया तो वो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक हो गया। जैसे टॉल शॉर्ट के ऊपर डोमिनेटिंग था, येलो कलर सीड का ग्रीन सीड पे डोमिनेटिंग था। इसी तरह अगर किसी भी इंडिविजुअल में कैपिटल एच की जीन आ गई तो उसमें डिजीज़ आती ही आती है, ठीक हो गया। तो अगर एक फादर था, वो अफेक्टेड है, कैपिटल एच और स्मॉल एच की जीन है, और उसकी मैरिज हुई एक अनअफेक्टेड फीमेल के साथ जो कि स्मॉल एच और स्मॉल एच की थी, और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स बने सारे के सारे, हमने एक पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बने वो आधे जो उनसे थे अफेक्टेड पैदा हुए, कैपिटल एच स्मॉल एच आधे, और आधे अनअफेक्टेड पैदा हुए, स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि जब हमने बी में फिर इसी चीज़ का पेडिग्री चार्ट बनाया तो हमने कैसे बनाया कि जो स्क्वायर है वो शेडेड है, दैट मीन्स द फादर इज़ अफेक्टेड। सर्कल शोज विच इज़ अनशेडेड मीनिंग द मदर इज़ अनअफेक्टेड। उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल्स पैदा हुए उनमें ये शो किया कि आधी जो फीमेल्स थी, एक सर्कल शेडेड पैदा हुआ तो मतलब आधी फीमेल्स अफेक्टेड पैदा हुई, और उसी तरह आधे मेल्स भी अफेक्टेड ही पैदा होंगे। तो आधे ऑफस्प्रिंग्स जो से हैं वो चाहे मेल हों या फीमेल हों, या ये चारों ऑफस्प्रिंग मेल हों सर्कल्स हों, या ये चारों सॉरी जो ये बी का हमने पेडिग्री चार्ट बनाया उसमें जो सेकंड जनरेशन में हमने बनाया, चाहे इसमें सारी ही सर्कल्स हों, चाहे इसमें सारे ही स्क्वायर्स हों, चाहे ये यही एग्जांपल हो कि 3 सर्कल्स हैं और एक स्क्वायर है, जो मर्जी ऑफस्प्रिंग का जेंडर हो, उनमें से आधे जो उनसे हैं वो अफेक्टेड पैदा होंगे हंटिंगटन स्कोरिया के साथ, और आधे अनअफेक्टेड पैदा होंगे, ठीक हो गया। तो हमने ये इसके अंदर ये शो किया पेडिग्री चार्ट बनाने से। तो अगर हम इस मेल और एक फ़ीमेल का मैरिज नहीं भी कराते और इनसे पहले ही हम इनका पेडिग्री चार्ट बना सकते हैं। कैसे? कि हमें पता होगा जो फादर है वो अफेक्टेड है और उसके एक जीन के ऊपर हंटिंगटन का जीन आया हुआ है, तो हम उसका जीनोटाइप को क्रॉस करवा देंगे फीमेल के जीनोटाइप के साथ, और पन्नेट स्क्वायर से हम देखेंगे कि आधे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है और आधे अफेक्टेड नहीं है। फिर हम इनका पेडिग्री चार्ट बनाएंगे ये पन्नेट स्क्वायर देखने के बाद कि जो मेल था वो स्क्वायर में हमने ड्रॉ किया शेडेड, और जो फीमेल थी वो सर्कल अनशेडेड ड्रॉ की। उसके नतीजे में आप किसी भी किस्म का ऑफस्प्रिंग बना सकते हो, चाहे चारों मेल्स बनाओ चाहे चारों फीमेल्स बनाओ। या इस केस में जो इस डायग्राम में दिखाया गया बी डायग्राम में, उसमें 3 फीमेल्स 3 सर्कल्स शो किए हैं और एक स्क्वायर शो किया। चाहे जिस टाइप का भी जेंडर का ऑफस्प्रिंग बनाओ, उनमें से आधे जो उनसे हैं वो अफेक्टेड होंगे और आधे अनअफेक्टेड होंगे, बिकॉज दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो मतलब ये ऑटोसोम्स को अफेक्ट करती है, सेक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट नहीं करती। हम ऑटोसोम्स की बात करें कि ऑटोसोम्स दोज क्रोमोसोम्स विच आर अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम। तो 20 हम आपको पता है हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, और 22 पेयर्स हमारे पास जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं वो, ठीक है हो गया। तो उनमें से किसी भी क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक अगर किसी भी जीन का कोई इशू आ जाए तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई ऑटोसोमल डिजीज़ आ गई है, और उसके नतीजे में जो इनहेरिटेंस होगी वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगी। तो चाहे वो डिजीज़ डोमिनेटिंग हो या रिसेसिव हो, उसके नतीजे में अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के नतीजे में
आधे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड पैदा होंगे और आधे अनअफेक्टेड होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ओके, पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं इनहेरिटेंस के? ऑटोसोमल डोमिनेटिंग, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। ये इंपॉर्टेंट है बात सेक्स लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव की, जो मैं आपको समझाऊंगी भी समरी नोट्स में। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव की आपको वैसे भी समझ आ जाएगी, और हमने इससे पिछले वाले 2 लेक्चर्स में भी हमने ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ही पढ़ा है कि किस तरह होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इज अ ट्रेट विच अपीयर्स इन एवरी जनरेशन एंड डजंट स्किप। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। तो अगर किसी फैमिली के अंदर कोई ऑटोसोमल डोमिनेटिंग डिजीज़ चल रही है, तो अगर वो उनमें से कोई इंडिविजुअल फैमिली से बाहर भी शादी कर लेता है तब भी उसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डिजीज जीन है, उसका जो अलील है वो डोमिनेटिंग है। तो अगर उसके साथ कोई नॉर्मल अलील भी आ जाता है ऑफस्प्रिंग में, तब भी वो डोमिनेट कर जाएगा और ऑफस्प्रिंग के अंदर फिनोटिपिकली डिजीज़ आ जाएगी। ईच pregnancy of an affected person has a 50% chance of producing an affected offspring। तो 50% चांस होता है कि अगर एक अफेक्टेड इंडिविजुअल एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ शादी कर ले तो उनके बच्चों में 50% ये चांस होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अफेक्टेड पैदा होगा। ऑटोसोमल डोमिनेटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? हंटिंगटन्स डिजीज़, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आधे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं आप देख रहे हैं कि वो पैदा हो रहे हैं हंटिंगटन स्कोरिया के साथ, जिनमें कैपिटल एज की जीन आ गई है, और आधे जो उनसे हैं वो नॉर्मल पैदा हो रहे हैं जो कि स्मॉल एज के हैं। तो यही वाली डायग्राम को जहन में रखें इस चीज़ के लिए कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। तो जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता ऑफस्प्रिंग का क्या है, आधे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे और आधे अफेक्टेड नहीं होंगे। डजेंट मैटर दे आर मेल्स और फीमेल्स और व्हाट्सोएवर। और हर प्रेगनेंसी जो अफेक्टेड पर्सन की होगी उसमें 50% चांस होता है कि ऑफस्प्रिंग में हो। तो उसमें आप देख रहे हैं कि आधे ऑफस्प्रिंग जो उनसे हैं ऑन द लेफ़्ट साइड जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, कैपिटल एज स्मॉल एज, कैपिटल एज स्मॉल एज के 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, स्मॉल एज स्मॉल एज स्मॉल एज स्मॉल एज के 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आधे ऑफस्प्रिंग्स आपके अफेक्टेड पैदा हुए हैं। ये आप पन्नट स्क्वायर से खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हो। तो each pregnancy of an affected person has 50% chance of producing an affected offspring। डिजीज़ेज जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की वो हैं हंटिंगटन्स डिजीज़ विच इज़ अ टाइप ऑफ अ डिजीज़। हंटिंगटन्स कोरिया होता है। कोरिया इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें आपकी हैंड्स की स्लिदरिंग मूवमेंट्स होती हैं, आपके हाथ आगे पीछे चलते हैं और आपका उन पर कंट्रोल नहीं होता। ये एक डिजीज़ होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, ये रेटिना की डिजीज़ होती है, रेटिना के ऊपर पिगमेंट्स बन जाते हैं और ब्लाइंडनेस हो जाती है। और थर्ड जो एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या डिजीज़ की वो है मार्फान सिंड्रोम। मार्फान सिंड्रोम के अंदर कोलेजन जो होता है उसका इशू आ जाता है, मतलब जो जीन जिसने कोलेजन नॉर्मल कोलेजन प्रोडक्शन के लिए एनकोड करना होता है उसका मसला आ जाता है। तो ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लंबे लंबे कद होते हैं, लंबे लंबे बाजू होते हैं उनके, तो बेसिकली कोलेजन और फिब्रिलिन जीन को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेटिंग है। तो अगर एक फैमिली में ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हंटिंगटन्स डिजीज़ का, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनमें आधा चांस होगा वो चाहे एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ भी शादी करें, क्योंकि उनकी फैमिली में ऑटोसोमल डोमिनेटिंग डिजीज़ चल रही होती है। तो वो अगर किसी भी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ भी शादी करते हैं तो उनके बच्चों में 50% चांस होता है कि वो अफेक्टेड पैदा होंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, इसमें भी एक अफेक्टेड फादर लिया है और जो मदर थी वो अनअफेक्टेड है। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव। बोथ पेरेंट्स आर यूजुअली अनअफेक्टेड बट कैरियर्स। तो बेसिकली जो पेरेंट्स होंगे वो अफेक्टेड नहीं होते लेकिन कैरियर होते हैं, मतलब उनके जीन में किसी एक अलील के ऊपर ये रिसेसिव ट्रेट आ रहा होता है। ट्रेट अपीयर्स ओनली इन सिबलिंग्स रादर देन इन पेरेंट्स। ट्रेट फाउंड इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल्स। 25% रिस्क व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स। तो अगर 2 कैरियर पेरेंट्स के आपस में शादी हो जाए, जो कि यूजुअली कज़न मैरिजेस में होता है कि अगर रिसेसिव एक डिज़ीज़ एक फैमिली में चल रही है, ठीक है,
और दोनों इंडिविजुअल्स हैं, उन दोनों में रिसेसिव करेक्टर आ रहा है, तो अगर वो दोनों ही आपस में शादी कर लें तब जाके बच्चों में डिजीज़ आएगी, वरना कभी भी नहीं आएगी। वरना अगर वही रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ वाला जो कैरियर हमारे पास इंडिविजुअल हो, वो एक अनअफेक्टेड फीमेल के साथ या मेल के साथ शादी कर लें तो उनके बच्चों में नहीं वो डिजीज़ आएगी। लेकिन अगर वो आपस में शादी कर लेते हैं, उसी फैमिली के जो बच्चे होते हैं जिनमें रिसेसिव ट्रेट्स आ रहे होते हैं, तो उनके सिबलिंग्स में दोनों एलील्स पे वो रिसेसिव ट्रेट आ जाएगा और वो अफेक्टेड पैदा होंगे। डिजीज़ इंसिडेंसेस इंक्रीज विद कॉन्सेंजुइटी। कंजन मैरिजेस में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वही रीज़न जो मैंने आपको अभी बताई है, बिकॉज जितने भी जो लोग होंगे उन सबके जीन्स के अंदर रिसेसिव ट्रेट आ रहा होगा, लेकिन वो एक ही लील पे होगा, दूसरा लील पे नहीं होगा, तो दैट इज़ वाई वो शो ही नहीं होगा फिनोटिपिकली। लेकिन अगर वो ही लोग दो रिसेसिव कैरियर्स वाले आपस में शादी कर लेते हैं तो उनके फिर ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज़ आ जाती है। द ट्रेट इज़ करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन सिबलिंग्स, नॉट पेरेंट्स ऑफ द अफेक्टेड और ऑफस्प्रिंग ऑफ द अफेक्टेड। ठीक हो गया। पेरेंट्स ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन में बी रिलेटेड। The rarer trait in general population, the more likely a consensuous mating is involved. तो बेसिकली अगर एक रेयर डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से आती है, मतलब दोनों अलील्स पे अगर वो ट्रेट हो तब जाके डिजीज़ शो होगी, वरना नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑफस्प्रिंग में आ गई है तो डेफिनेटली कंसेंजुअस मैरिज की वजह से हुई है। तो मैं ये ना आपको कुछ समरी नोट्स में भी बना के मैं दिखा दूँगी ये बात, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो। जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के जो हैं एग्जांपल्स वो हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें क्लोराइड आयन चैनल उसका कोई प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होती, उनके पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, उनको लंग्स का इशू हो जाता है, मेल इनफर्टिलिटी का इशू होता है, उनके सिलिया के वो अंदर मूवमेंट नहीं होती, उनके ट्यूब्स के अंदर म्यूकस जम जाता है। सेकेंड इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड फैनकॉनीस अनीमिया। तो इस एग्जांपल से अगर मैं बताऊं कि एक फैमिली के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस रन कर रहा है, लेकिन आपको पता है चूँकि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर एक इंडिविजुअल के एक लील पे भी अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का डिजीज़ आ गया तो वो शो ही नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ एक लील पे आया, दूसरा लील नॉर्मल है। लेकिन अगर दो कैरियर इंडिविजुअल्स आपस में शादी कर लें तो उनका अगर बच्चा पैदा होगा तो उसके दोनों अलील्स पे रिसेसिव ट्रेट आ जाएगा और वो अफेक्टेड पैदा होगा। नाउ विल टॉक अबाउट एक्स लिंक्ड हेरिडिटरी आउटकम्स। अब एक्स लिंक जो डिजीज़ेज होती हैं ना, वो डिजीज़ेज होती हैं जो एक्स क्रोमोजोम पे हो रही होती हैं। एक्स क्रोमोजोम मतलब सेक्स क्रोमोजोम्स। अब हम ऐसी डिजीज़ेस की बात करेंगे जो कि सेक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं उन पे लगी होती है और वहाँ से फैलती हैं। तो हमने जितनी भी अभी यहाँ पे बातें की ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट पे, उनमें हम सब ने ये बात की कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ेस के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में 50% चांस होता है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग पैदा होने का, और जो ऑटोसोमल रिसेसिव के ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो आपस में कर लेते हैं वो कर लेते हैं तो उनके अंदर 25% चांस होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ये बात बताई, 25% रिस्क व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स। तो उसमें कहीं भी नहीं बताया कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा तो फीमेल होगा, वो बात हम यहाँ पे करेंगे कि एक्स लिंक जो डिजीज़ेज होती हैं उनके आउटकम्स कैसे होते हैं, जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम्स में जो होती है, विच इज़ द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो आप देख रहे हैं कि अफेक्टेड फादर है, आपको पता है कि जो मेल्स होते हैं वो XY होते हैं, उनका 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनका जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो दोनों ही XX होता है। तो अगर एक एक्स लिंक डिजीज़ है जो कि फादर के एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, वो एक्स लिंक डोमिनेटिंग है, मतलब कि जब वो जीन किसी भी ऑफस्प्रिंग में आ गई तो वो डोमिनेटिंग है और वो शो कर जाएगी ऑफस्प्रिंग्स में। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट अलील का अफेक्टेड फादर है, मतलब एक्स जो जीन है उसके ऊपर जो डिज़ीज़ है वो एक्स लिंक डोमिनेटिंग है, तो XY फादर अफेक्टेड इस क्रॉस विद एन अनअफेक्टेड फीमेल, तो उनके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, द अफेक्टेड फादर हैज़ वन एक्स लिंक डोमिनेंट अलील,
द मदर इज़ होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव अलील, ओनली डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। तो जब हम इनका पन्नट स्क्वायर से ड्रॉ करते हैं तो सारी जो डॉटर्स पैदा होंगी ना इस नतीजे में, वो कैसी होंगी, वो अफेक्टेड पैदा होंगी। ठीक हो गया। और जितने भी मदर्स होंगी वो अनफेक्टेड पैदा होंगी। इसकी रीज़न आप सोचोगे कि यार इसकी रीज़न क्या है, सारी जो लड़कियां हैं वो अफेक्टेड ही क्यों पैदा हो रही हैं? वो इसलिए पैदा हो रही हैं कि फ़ादर से लड़के में वाई क्रोमोसोम जाता है। तो फादर का देख रहे हो, वाई क्रोमोसोम का तो इशू है ही नहीं। तो फादर से सन्स में वाई जाता है और मदर से एक्स आता है। ठीक हो गया। तो मदर तो अनअफेक्टेड थी, तो जितने भी अनअफेक्टेड सन्स पैदा हुए हैं वो एक्स वाई होंगे, क्योंकि मेल तो एक्स वाई होता है और उनका जो वाई क्रोमोसोम है वो फादर की साइड से आता है और फादर का वाई क्रोमोसोम तो अफेक्टेड ही नहीं है। तो जो सन्स हैं वो नॉर्मल पैदा होंगे। लेकिन जो डॉटर्स हैं ना, उनका एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है और एक मदर से आता है। ठीक हो गया। बेसिकली जो फादर है ना, फादर डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है। तो अगर फादर की साइड से जो भी क्रोमोसोम आएगा वो डिसाइड करता है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। फादर की साइड से अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है और वो मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो ऑफस्प्रिंग फिर क्या होगा, वो मेल होगा। और अगर फादर की साइड से एक्स आ रहा है और मदर की साइड से भी एक्स आपस में फर्टिलाइज कर रहा है, मतलब फादर का जो स्पर्म है वो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और मदर तो ऑलरेडी एक्स होती है, उसके अंदर होता ही एक्स है, तो जो फर्टिलाइज करेंगे तो फीमेल पैदा होगी। तो बेसिकली जो फादर है ना, उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है। तो सन्स के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम जाता ही नहीं फादर की साइड से, तो जाता ही वाई है। तो सन्स हैं वो अनअफेक्टेड हैं। लेकिन जो डॉटर्स हैं ना, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम फादर की साइड से आ रहा होता है। अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो गया, तो मतलब कि जो भी एक्स एक्स वाली डॉटर्स पैदा होंगी सारी अफेक्टेड पैदा होंगी, बिकॉज इट वाज अ एक्स लिंक डोमिनेटिंग टाइप। मतलब अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज़ आ गई तो वो फिनोटिपिकली शो हो जाएगी और वो अफेक्ट कर देगी। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई और मैं समरी नोट्स में भी इस बात को दोहराऊंगी। नाउ वील टॉक अबाउट द फैक्ट दैट द मदर इज़ हेट्रोजाइगस विद वन कॉपी ऑफ द एक्स लिंक डोमिनेटिंग अलील। तो अब हम बात करेंगे, तो ये फादर है वो एक्स वाई है, फादर पे कोई डिजीज़ नहीं है एक्स के ऊपर, लेकिन मदर के एक्स के ऊपर डिजीज़ आ गई है। ठीक हो गया। सो द अफेक्टेड मदर इज़ हेट्रोजाइगस, जिसमें एक कॉपी के ऊपर एक्स लिंक डोमिनेटिंग अलील है और एक नॉर्मल है। सो बोथ डॉटर्स एंड सन्स विल हैव 50% प्रोबेबिलिटी टू अफेक्टेड, कि आधे लड़के जो उनसे हैं उनके अंदर भी डिजीज़ आ सकती है और आधी लड़कियों में भी डिजीज़ आ सकती है। अब वो किस तरह, वो इस तरह कि आप देख रहे हो कि हमारे पास जो फादर है उसका एक्स नॉर्मल है, लेकिन मदर का एक एक्स जो है वो अफेक्टेड है, एक्स लिंक डोमिनेटिंग लील है, उसका डिसऑर्डर आ रहा है और एक नॉर्मल है। तो जब हम पन्नट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो एक जो एक्स वाई है वो नॉर्मल पैदा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मदर का भी एक नॉर्मल है। तो अगर मदर का नॉर्मल एक्स फादर के नॉर्मल एक्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो नॉर्मल डॉटर पैदा होगी अनअफेक्टेड। मदर का अनअफेक्टेड एक्स फादर के अनअफेक्टेड एक्स या नॉर्मल एक्स के साथ क्रॉस होगा, तो तब भी नॉर्मल डॉटर पैदा होगी। अगर मदर का अनअफेक्टेड, जिसे कहते हैं नॉर्मल अलील, फादर के वाई के साथ क्रॉस कर जाएगी तो अनअफेक्टेड सन पैदा होगा। लेकिन अगर मदर का एक्स लिंक डोमिनेटिंग अलील फादर के एक्स या वाई के साथ कर जाता है फर्टिलाइज, तो या अनअफेक्टेड डॉटर पैदा होगी या अनअफेक्टेड सन पैदा होगा। ठीक है, ये पन्नट स्क्वायर से ना बड़ा अच्छा आप ड्रॉ करके देख सकते हो, इसलिए मैंने समरी नोट्स में ये बात दोबारा मेंशन की है। फिर एक डिजीज़ होती है बेटा एक्स लिंक रिसेसिव अलील, कि ऐसी डिज़ीज़ जिसमें अगर एक्स लिंक जो आ रहा है आपके पास रिसेसिव अलील आ रही है, एक्स लिंक रिसेसिव अलील आ रही है, तो अगर दोनों एक्स आपस दो एक्स होंगे और उनमें एक एक्स के ऊपर रिसेसिव अलील है और एक पे नहीं है, तो वो शो नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ रिसेसिव। तो दो रिसेसिव होते हैं तब शो होती है, एक रिसेसिव अलील होती है तब शो नहीं होती। सो अगर मदर है वो कैरियर है, मतलब कि उसके अंदर एक्स लिंक रिसेसिव अलील है लेकिन नॉर्मल भी है, इट इज़ नॉट एक्स लिंक डोमिनेटिंग। ठीक है, डोमिनेटिंग नहीं है, दिस इज़ रिसेसिव। तो मदर का अगर एक एक्स के ऊपर रिसेसिव ट्रेट आया तो मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल है लेकिन जीनोटिपिकली वो कैरियर है। तो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं, द हेट्रोजाइगस मदर इज कॉल्ड अ कैरियर बिकॉज शी हैज़ कॉपी ऑफ वन ऑफ द रिसेसिव अलील।
सन्स विल हैव 50% प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड। तो मतलब आधे जो लड़के पैदा हो सकते हैं उनके अंदर चांस होता है अफेक्टेड पैदा होने का, मतलब वो अफेक्टेड होंगे। क्यों? उसकी रीज़न अब ये है, बिकॉज जो मेल्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। तो वाई तो फादर से आ रहा है, लेकिन जो एक्स है वो मदर से आ रहा है। अब मदर से जो एक्स आ रहा है वो नॉर्मल वाला एक्स भी आ सकता है और वो एक्स लिंक रिसेसिव वाला एक्स भी आ सकता है। तो अगर लड़के के अंदर एक्स लिंक रिसेसिव वाला आ गया तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरा एक्स तो है ही नहीं, बिकॉज मेल्स तो होते ही एक्स वाई हैं और वाई काउंटर करता ही नहीं है एक्स को। तो उसके नतीजे में जो मेल्स पैदा होंगे अगर उनमें एक्स वाई के ऊपर एक्स के ऊपर रिसेसिव एलील आ गई है तो वो मेल्स में शो कर जाती, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए दूसरा एक्स नहीं होता, क्योंकि मेल्स होते ही एक्स वाई हैं। ठीक है, तो अब देखें जो अफेक्टेड सन है उसके अंदर एक एक्स के ऊपर है एक्स लिंक रिसेसिव एलील और वाई चूँकि काउंटर करता नहीं है तो वो अफेक्टेड शो हो जाता है। और 50% डॉटर्स कैरियर पैदा हो सकती हैं। कैरियर क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक नॉर्मल एक्स मौजूद है जो कि रिसेसिव ट्रेट को शो नहीं होने देता, बिकॉज इट्स अ रिसेसिव एलील। अब एक रिसेसिव ट्रेट होती है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का पता है आपको, एल्बिनोस। ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं और ये एक्स लिंक रिसेसिव भी पैदा हो सकते हैं। तो बेसिकली रिसेसिव ट्रेट होता है एल्बिनिज्म का। एक जनरल एग्जांपल दिया आपको ऑटोसोमल रिसेसिव की। तो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म यू नो इट्स अ कंडीशन इन विच द पिगमेंट मेलानिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। मेलानिन नहीं होता ऐसे लोगों में। एल्बिनिज्म इज ड्यू टू नॉन फंक्शनल एलील ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज। तो एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज जो आपकी बॉडी में मेलानिन बना रहा होता है। तो वो जो जीन जो ये बना रही होती है अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज़ शो होती है। It catalyzes the production of melanin from tyrosine by oxidation. This enzyme, और इस एंजाइम में अगर इशू हो तब जाके डिजीज शो होती है। Males and females are affected equally. Why? Because it is a autosomal recessive disease. So अगर एक दो पेरेंट्स हैं और वो कैरियर्स हैं इस डिज़ीज़ के तो उनके 25% चांस होता है कि उनके बच्चों में ये आ जाए। तो ये यूजुअली कज़न मैरिज की वजह से। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अनअफेक्टेड पेरेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कैरियर्स, दे हैव रिसेसिव ट्रेट्स। तो रिसेसिव ट्रेट तब तक शो नहीं होता जब तक दोनों अलील्स पर रिसेसिव ट्रेट ना हो। तो चूँकि फादर और मदर अनअफेक्टेड होते हैं, वो कैरियर होते हैं, उनका एक अलील नॉर्मल होता है और एक पे रिसेसिव ट्रेट होगा, तो उनके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें 25% चांस होता है कि होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट आ जाए। सिम्टम्स क्या होती है एल्बिनिज्म के? एक्सट्रीमली लाइट कलर स्किन, लाइट और वाइट कलर्ड हेयर, पेल ब्लू और ग्रे कलर्ड आइज, इवन पिंक कलर्ड आइज, very high risk of sunburn and skin cancer because melanin acts as a protective agent against sun rays. They have vision problems as well. Most types of albinism, which is the oculocutaneous albinism, मतलब कि skin और eyes को जो albinism affect करती है, are inherited when individual receives an albinism gene from both parents. मतलब autosomal recessive इनहेरिटेंस के थ्रू जो एल्बिनिज़म होती है वो ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म कहते हैं उसको। और वो किस वजह से पैदा होती है? जब दोनों पेरेंट्स कैरियर्स हों, होते वो अनअफेक्टेड है लेकिन वो कैरियर्स होते हैं, उनके बच्चों में 25% रिस्क होता है। तो ऐसा जब बच्चा पैदा होता है जिसमें दोनों जो अलील्स हैं उनके ऊपर क्या आ जाए, रिसेसिव ट्रेट आ जाए, तो वो शो कर जाता है एल्बिनिज़म का। द एक्सेप्शन इज़ ऑफ ऑक्यूलर एल्बिनिज़म। जिन लोगों में सिर्फ आँखों का जिसे कहते हैं एल्बिनिज़म होता है कि उनकी स्किन नॉर्मल कलर की होती है लेकिन सिर्फ उनकी आइज़ के अंदर जो आपका होता है आइरिस और जो उनका रेटिना होता है उसके अंदर पिगमेंट नहीं होता, तो वो ऑक्यूलर एल्बिनिज़म होता है। वो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? एक्स लिंक होता है। तो वो मदर से सन्स में पास होता है। जो मदर्स होती हैं वो होती हैं एक्स लिंक रिसेसिव होती हैं और वो मदर से सन में जा रहा होता है, जो कि ये शो हो रहा है इस तरह कि मदर है वो अनअफेक्टेड कैरियर होगी और अफेक्टेड सन आधे जो सन्स है, जैसे हमने बात की अगर मदर है उसके अंदर एक्स लिंक रिसेसिव है वो मदर, तो 50% ऑफ सन्स हैव प्रोबेबिलिटी टू बी अफेक्टेड। ठीक हो गया। ऑक्यूलर एल्बिनिज्म का जो जीन होता है वो OA1 होता है और ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म होता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, उसका जो जीन होता है वो OCA14 होता है।
Interesting fact about albinism is that there is no cure for albinism, but precautions can be taken to alleviate the symptoms. सिम्टम्स को कम किया जा सकता है कैसे, कि सन में, धूप में ये लोग नहीं निकल सकते बिकॉज स्किन के ऊपर इरिटेशन, बर्निंग और स्किन कैंसर होने का ख़तरा है, और दूसरा वो ऑप्टिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर विजुअल प्रॉब्लम्स. Detection and prevalence. Detected at the time of birth because of irregular pigmentation, but 1 in 1700 human beings have some type of albinism, although up to 1 in 70 is a carrier of albinism genes. तो मतलब ये कि 17,000 में से एक जो बंदा होगा वो एल्बिनो है, और 70 में से एक जो बंदा है वो कैरियर है, कि मतलब 70 लोगों में से एक जो बंदा है वो एल्बिनिज़म की जो जीन का वो कैरियर है, कि उसके अंदर एक अलील नॉर्मल है लेकिन एक अलील के ऊपर एल्बिनिज़म का रिसेसिव ट्रेट होता है. इसलिए ये जनरली आपको इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होता बिकॉज ये एक रिसेसिव ट्रेट है. लेकिन अगर एक फैमिली में एल्बिनिज़म रन कर रही है और उनमें कंसेंजुअस मैरिज हो रही है, कज़न मैरिज हो रही है, तो बच्चों में फिर कैरियर पेरेंट्स की वजह से 25% चांस बढ़ जाता है. तो आप देख लो, कैरियर फादर हो और कैरियर ही मदर हो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, ठीक है. तो आपके जो पैदा होंगे हमारे पास आपके पास जो अफेक्टेड या सन्स और अफेक्टेड डॉटर्स कोई भी जेंडर हो, उसके पैदा होने का 1:4 रेशो है, मतलब 25% चांस होता है आपको, बिकॉज 100 को अगर आप 4 पे डिवाइड करो तो इट्स 25% चांस. तो बेसिकली उन्होंने सन और डॉटर करके इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि आधे जो बच्चे हैं अनअफेक्टेड सन और डॉटर कैरियर पैदा हो सकती है, और सन कैरियर एक पैदा होगा और एक इफेक्टिव डॉटर भी पैदा हो सकती है. मतलब कि जो आधे जो बच्चे हैं जो इस नतीजे से पैदा होंगे कैरियर पेरेंट्स की वजह से जो पैदा होंगे, उनमें 2:4 का रेशो होता है कैरियर पैदा होने का. दैट मीन्स कि इन एवरी 4 चिल्ड्रन 2 जो उनसे हैं वो कैरियर पैदा हो सकते हैं. दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, एंड दैट मीन्स को अगर आप 2 को फिर आगे से डिवाइड कर दो, लाइक दैट इज़, इसमें दिखाया गया कि डॉटर कैरियर और सन कैरियर. इसमें यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की उन्होंने ये कोशिश की है कि आपको सन और डॉटर के लिहाज से बात करें. तो अगर आप इसमें सन डॉटर को भूल भी जाओ, मैं आपको ईजी करके बताना चाह रही हूँ, अगर आप नीचे वाली डायग्राम में सन और डॉटर की बात को भूल जाओ, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के पैदा होने का चांस 1:4 का है. मतलब ये कि 100 में से 25% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका 25% चांस है कि वो अफेक्टेड पैदा होंगे. ठीक हो गया. और दूसरी बात ये बताई कि कैरियर पैदा होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं हाफ चांसेस होते हैं. ठीक है, कि 50% चांस होता है कि ऑफस्प्रिंग जो उनसा है वो कैरियर पैदा हो, और 25% चांस होता है कि वो अफेक्टेड पैदा हो. ठीक है, तो अब मैं आपको समरी नोट्स में इनको ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बेहतर समझ आ सके. थैंक यू वेरी मच.